गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, वेलकम टू रस इंस्टीट्यूट ऑनलाइन क्लास। तो आज हम लोग क्लास 10th फिजिक्स का सेकेंड चैप्टर प्रकाश का अपवर्तन रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट चैप्टर शुरू करेंगे। तो इस चैप्टर को शुरू करने से पहले आप सभी स्टूडेंट को ये बता दें कि लॉकडाउन की वजह से आपका मैनुअल क्लास अभी नहीं चल पा रहा है, जिसके कारण ऑनलाइन क्लास की व्यवस्था की गई है, जिससे कि आप घर पर सुरक्षित रहकर इसे पढ़ सके और इसका फायदा उठा सके। तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस करें, जिससे कि कोई नोटिफिकेशन आपको प्राप्त हो सके। तो चलिए आज हम लोग फिजिक्स का सेकेंड चैप्टर रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट प्रकाश का अपवर्तन इसको शुरू करते हैं। प्रथम चैप्टर में फर्स्ट चैप्टर में हम लोगों ने प्रकाश का परावर्तन पढ़ा था। आपको याद होगा कि प्रकाश का परावर्तन, उसमें हम लोगों ने यह डिस्कस किया था कि प्रकाश की परावर्तन एक घटना है, उसे हम कैसे समझते हैं, प्रकाश के परावर्तन के क्या क्या नियम हैं। ठीक है, उसके बाद हम लोगों ने गोलीय दर्पण के बारे में पढ़ा था। गोलीय दर्पण दो प्रकार के, अवतल दर्पण, उत्तल दर्पण। समतल दर्पण के बारे में हम लोगों ने स्टडी किया था। अवतल दर्पण के प्रिंसिपल एक्सिस, अवतल दर्पण के मुख्य अक्ष पर किसी वस्तु को अगर अलग अलग स्थिति में रखा जाए तो उसका प्रतिबिंब कहाँ बनेगा, वह प्रतिबिंब किस प्रकार का होगा, उसका प्रकृति क्या होगा, ये सब हम लोगों ने फर्स्ट चैप्टर में ही डिस्कस कर लिया था। ठीक है, आज हम लोग सेकेंड चैप्टर को स्टार्ट करेंगे, प्रकाश का अपवर्तन। देखिए, परावर्तन और अपवर्तन ये दोनों को समझने के लिए हम आपको एग्जाम्पल दे रहे हैं। इस एग्जाम्पल से आप इसको समझने की कोशिश कीजिए। जैसे अभी हमारे सामने में ये व्हाइट बोर्ड दिख रहा है, ठीक है, और सामने में बल्ब है। तो वह बल्ब जो है वह प्रकाश का स्रोत है। बल्ब जो है वह प्रकाश का क्या है, स्रोत है, क्योंकि वहां से प्रकाश की किरणें निकलकर आ रही है। तो जहां से वह वस्तु जिससे प्रकाश की किरणें निकलकर आती है उसे प्रकाश का स्रोत कहा जाता है। अब यह प्रकाश स्रोत दो प्रकार के होते हैं, एक प्राकृतिक और दूसरा मानव निर्मित, एक नेचुरल सोर्स और एक आर्टिफिशियल सोर्स। ठीक है, तो वह वस्तु जिसके पास स्वयं प्रकाश हो, वह किसी से प्रकाश लेकर नहीं देता है, उसको हम लोग कहते हैं, है ना। जैसे आपको पता होगा कि एक दीप्त वस्तु होता है और एक अदीप्त वस्तु होता है। तो जैसे जलता हुआ बल्ब, ये क्या है, ये दीप्त वस्तु है, क्योंकि यह जलकर प्रकाश की किरण, यह बल्ब अभी जल रहा है तो यह प्रकाश की किरणें को दे रहा है, इसलिए यह दीप्त वस्तु है, ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट है ना। तो यह प्रकाश की किरण इस हवा माध्यम से चलकर यहां पर आती है और इस सतह से टकराने के बाद हमारी आंखों पर पड़ती है, जिसके बाद हम इसे देख पाते हैं, जिसके कारण से हम इसे देख पाते हैं। यानी कि प्रकाश की किरण हवा से आ रही थी, इससे टकराकर पुनः हवा में ही लौट गई। यानी कि प्रकाश की किरण जिस माध्यम से आती है, वस्तु से टकराने के बाद अगर उसी माध्यम में वापस लौट जाती है तो प्रकाश के लौटने की इस घटना को प्रकाश का परावर्तन कहते हैं, जो कि हम लोगों ने फर्स्ट चैप्टर में डिस्कस किया था। ठीक है, तो वो प्रकाश का परावर्तन था। लेकिन अभी देखिए, प्रकाश के परावर्तन के कारण ही हम दुनिया में वस्तुओं को देख पाते हैं। अगर प्रकाश का परावर्तन न होगा तो हम वस्तु को नहीं देख सकते हैं। जैसे अंधेरे में रखी हुई वस्तु है, एक वस्तु है जो अंधेरे में रखी गई है और हम उजाले में खड़े हैं, एक रोशनीदार कमरा है उसमें हम खड़े हैं, लेकिन हम जिस वस्तु को देखना चाहते हैं वह वस्तु अंधेरे में है। तो क्या आप देख पाओगे उसे? कहोगे कि नहीं सर, हम उसे नहीं देख सकते हैं। क्यों? क्योंकि उसे देखने के लिए क्या चाहिए, प्रकाश, और वो प्रकाश की किरण
नहीं है। प्रकाश की किरण उस वस्तु से टकराकर जब तक हमारी आंखों पर नहीं आएगी हम उस वस्तु को नहीं देख सकते हैं। अब उल्टा सोचिए, हम जिस वस्तु को देखना चाहते हैं उस वस्तु को हमने उजाले में रख दिया, उस पर प्रकाश की किरण पड़ रही है और खुद हम अंधेरे में हैं, लेकिन फिर भी हम उस वस्तु को देख लेते हैं। इसका मतलब क्या हुआ? प्रकाश की किरण उस वस्तु पर पड़ी, उस वस्तु से टकराने के बाद हमारी आंखों पर आकर पड़ती है, जिसके कारण हम उसे देख पाते हैं। तो यहां पर क्लियर है, प्रकाश की किरण हमारी आंखों से टकराकर वस्तु पर नहीं पड़ती है, बल्कि उस वस्तु से टकराकर हमारी आंखों पर पड़ती है, जिसके कारण हम उसे देख पाते हैं। ठीक है, तो प्रकाश एक भौतिक कारक है जिसके कारण हम किसी वस्तु को देख पाते हैं। अगर लाइट नहीं होगा तो हम किसी वस्तु को नहीं देख पाएंगे। ठीक है, और प्रकाश एक प्रकार की ऊर्जा है, लाइट इज ए फॉर्म ऑफ एनर्जी। खैर, वो भी हम लोग डिस्कस करेंगे। अब ये देखिए, प्रकाश के परावर्तन चैप्टर में भी हम लोगों ने इसके बारे में डिस्कस किया था। अब ये अपवर्तन क्या होता है? ये अपवर्तन की घटनाएं हमारे जीवन में कहां-कहां है, हम इसे कैसे देख पाएंगे कि प्रकाश का परावर्तन हो रहा है कि प्रकाश का अपवर्तन हो रहा है? तो देखिए, आपने कभी ऐसा देखा होगा कि एक ग्लास है या एक बर्तन है, उसमें हमने पानी डाल दिया, वो पानी साफ सुथरा होना चाहिए, बर्तन भी साफ सुथरा होना चाहिए। आप उसमें पानी को रख दीजिए और उसके बाद, है ना, आप अपने उंगली को, आप अपने हाथ को उसके अंदर रखिए और उंगली को देखिए। ठीक है, आपका उंगली थोड़ा मोटा लगेगा। ऐसा होता है जिंदगी में। एक बाल्टी भरी है ना, एक बाल्टी जिसमें पानी भरी हुई है, आप उसमें एक सिक्के को डाल दीजिए और ऊपर से देखिए तो आपको वह सिक्का थोड़ा ऊपर उठा हुआ दिखाई पड़ेगा, यानी कि वास्तविक गहराई इतनी है लेकिन आपको थोड़ा ऊपर उठा हुआ दिखाई पड़ेगा। ऐसा होता है। ठीक है, उसके बाद अगर हमारे पास, मान के चलिए कि ये हमारे पास एक कंटेनर है और इस कंटेनर में अगर हमने यहां तक पानी को भर दिया, ठीक है, तो पेंसिल का टुकड़ा या छड़ी का टुकड़ा अगर ये सीधा होना चाहिए, तो अगर हम उस पर से देखते हैं, ऊपर से देखते हैं, तो एक्चुअली में होता क्या है कि यह सीधा नहीं होता है ना, ये यहां से ऐसे बिल्कुल सीधा नहीं रहता, ये हल्का सा बेंड कर जाता है ऐसे, है ना। इसको रहना चाहिए था ऐसे, ये डॉट डॉट लाइन पे रहना चाहिए था, लेकिन वो हल्का सा बेंड कर दिया। यानी कि पानी में रखी हुई छड़ या पेंसिल का जो टुकड़ा है वह मुड़ी हुई दिखाई पड़ती है ना। और उसके बाद आप चाशनी में रखा हुआ रसगुल्ला देखिए, वो आपको वास्तविक साइज से थोड़ा बड़ा आकार का दिखेगा। तो ये सारी घटनाएं जो हमारे जीवन में होती है, यह किससे रिलेटेड है? प्रकाश के अपवर्तन से रिलेटेड है। ठीक, तो इस चैप्टर को हम लोग शुरू करने से पहले आपको हम ये बताना चाहेंगे कि ये अपवर्तन क्या होता है। ठीक है, देखिए, प्रकाश का अपवर्तन, इस घटना के होने के लिए दो माध्यम का होना जरूरी है। कितने माध्यम का? दो माध्यम का होना जरूरी है। प्रकाश की किरण एक माध्यम से चलकर आएगी और दूसरे माध्यम में प्रवेश करेगी, या दूसरे माध्यम से चलकर आएगी, प्रथम माध्यम में प्रवेश करेगी। तो ये होनी चाहिए, यानी कि प्रकाश का अपवर्तन तभी होगा जब दो माध्यम होना चाहिए। एक ही माध्यम में प्रकाश के अपवर्तन की घटनाएं नहीं हो सकती है। यानी कि इस घटना को घटने के लिए कम से कम कितने माध्यम? दो माध्यम होना चाहिए। तो देखिए होता क्या है, जब हम ये देखते हैं, इसके लिए आपको एक एक्सपेरिमेंट करना होगा, आप अपने घर पर भी कर सकते हैं। आपको करना क्या है कि एक गिलास पानी लीजिए, है ना, एक गिलास आप पानी लीजिए और इसमें एक गिलास पानी में आप थोड़ा सा कम ही रखिए और यहां से क्या कीजिए कि आप इसे गिलास को पानी से भर दीजिए, है ना, और इसमें दो बूंद, ये क्या है आपका? पानी, यानी कि वाटर है। ठीक है, और इसमें हमें क्या करना है कि दो बूंद दूध डाल देना है।
2 बूंद क्या करना है, दूध डाल देना है। तो इसमें आपको 2 बूंद है ना दूध डाल देना है, जिससे कि ये पूरा में मिल जाए, है ना। अब आप एक एक्सपेरिमेंट कीजिए। लेजर लाइट आपने देखा है, लेजर लाइट, ठीक है। तो उस लेजर लाइट को आप क्या करो कि सीधे ऊपर की तरफ रखो, यहां से आप यहां से लेजर लाइट को रखो, तो आप देखो कि प्रकाश की किरण सीधे निकल जाती है। प्रकाश की किरण क्या होती है, सीधे निकल जाती है, ओके। लेकिन जब हम क्या देखते हैं कि इसी लेजर लाइट को अगर हम हल्का तिरछा करके अगर हम जलाते हैं, ठीक है, तो प्रकाश की किरण यहां से ऐसे सीधा तो जाती है, लेकिन यहां जाने के बाद हल्की सी मुड़ जाती है। यानी कि यह प्रकाश की किरण यहां से सीधे इसको ऐसे निकल जाना चाहिए था, लेकिन यह सीधे न जाकर वह मुड़ जाती है। यानी कि आप ये देख रहे हैं कि बर्तन के अंदर क्या है, हमने क्या रखा, पानी और 2 बूंद दूध रखा। यानी कि इसको हम माध्यम है ना 2 कह सकते हैं और इसको हम माध्यम 1 कह सकते हैं, क्योंकि बाहर में कौन सा माध्यम है, तो हम कहेंगे कि बाहर में तो हवा है, अंदर में क्या है, तो पानी है। तो अब ये देखिए, प्रकाश की किरण जब एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जा रही थी तो वह अपने पथ से विचलित हो गई, अर्थात मुड़ गई, है ना। तो प्रकाश के मुड़ने की जो एक घटना है, इसी घटना को हम लोग क्या कहते हैं, प्रकाश का अपवर्तन कहते हैं। तो अब आपको समझ में आ गया होगा कि प्रकाश का अपवर्तन किसे कहते हैं। तो जब प्रकाश की किरण, अब हाँ एक चीज और, माध्यम पारदर्शी भी होता है, अपारदर्शी भी होता है, पारभासी भी होता है, लेकिन यहाँ दोनों माध्यम पारदर्शी होना चाहिए। पारदर्शी मतलब है ना, यानी कि आर पार की वस्तुएं साफ साफ दिखाई देनी चाहिए। तो जब प्रकाश की किरण, ध्यान से समझिएगा डिफिनीशन हम कैसे लिखेंगे, जब प्रकाश की किरण एक पारदर्शी माध्यम से दूसरे पारदर्शी माध्यम में जाती है तो वह अपने पथ से विचलित हो जाती है, अर्थात मुड़ जाती है। प्रकाश के मुड़ने की इस घटना को प्रकाश का अपवर्तन कहते हैं। फिर से सुनिए, जब प्रकाश की किरण एक पारदर्शी माध्यम से दूसरे पारदर्शी माध्यम में जाती है तो वह अपने पथ से विचलित हो जाती है, अर्थात मुड़ जाती है। प्रकाश के मुड़ने की इस घटना को प्रकाश का अपवर्तन कहते हैं, ठीक है। तो यहां तक समझने में कोई दिक्कत नहीं। अब यहां पर आपका क्वेश्चन उठ सकता है कि सर ऐसा क्यों होता है, जब प्रकाश की किरण एक पारदर्शी माध्यम से दूसरे पारदर्शी माध्यम में जाती है तो वह अपने पथ से विचलित हो जाती है, अर्थात मुड़ जाती है। क्यों होता है ऐसा? प्रकाश को तो मुड़ना नहीं चाहिए था, लेकिन क्यों मुड़ जाता है? तो देखिए इसका आंसर आप सुनिए। तो इस क्यों का आंसर ये होगा कि अलग अलग माध्यम में प्रकाश की चाल अलग अलग होती है। इट मीन्स द स्पीड ऑफ लाइट इज डिफरेंट इन डिफरेंट मीडियम। सभी माध्यम में प्रकाश की चाल एक जैसा नहीं होती है। माध्यम बदलिएगा, प्रकाश की चाल बदल जाएगी, ठीक है। तो अब ये देखिए, जैसे हम आपको बताना चाहते हैं कि कुछ माध्यम के बारे में, जैसे निर्वात है, हवा या निर्वात, हवा या निर्वात ले लीजिए, ठीक है। उसके बाद पानी ले लीजिए और यहां से कांच ले लीजिए। इसको समझिएगा ध्यान से, ये आपका माध्यम है ना। ये जो हमने लिखा ये हमारा क्या है, तो ये हमारा माध्यम है, मीडियम, ठीक है। और इधर हम देते हैं स्पीड ऑफ लाइट, स्पीड ऑफ लाइट, प्रकाश की चाल, 1 सेकेंड में वह कितना किलोमीटर जा सकता है, ठीक है। तो हवा या निर्वात की बात करें तो यहां पर हवा या निर्वात में 3 लाख किलोमीटर पर सेकेंड यह जा सकता है। प्रकाश 1 सेकेंड में 3 लाख किलोमीटर जा सकता है, किसमें, हवा या निर्वात में, है ना। यहां पर यूनिट रख लीजिए, किलोमीटर पर सेकेंड है, मीटर पर सेकेंड में आप इसको कन्वर्ट कर सकते हैं। पानी में अगर देखें तो ये होता है 2,25,000 किलोमीटर पर सेकेंड, ठीक है। उसके बाद कांच में यह लगभग 2 लाख किलोमीटर पर सेकेंड होता है,
इसका मतलब कि हवा में या निर्वात में प्रकाश 1 सेकेंड में कितना किलोमीटर जाएगा? 3 लाख किलोमीटर। उसके बाद पानी में कितना जाएगा? 2,25,000 और कांच में कितना जाएगा? तो 2 लाख किलोमीटर पर सेकेंड। अब देखिए आखिर स्पीड कम है या स्पीड ज्यादा है, स्पीड से क्या ताल्लुकात है? ठीक, तो हम इसको समझाने के लिए आपको हम एक एग्जांपल देना चाहेंगे। मान लीजिए कि आप यह सीधी सड़क पर जा रहे हैं और सामने में आपको यह टर्निंग मिला, यानी कि आप सीधे जा रहे थे, आगे चल के आपको टर्निंग मिला, आपका जो है मार्ग बदल गया, मार्ग बदल गया। ठीक है, अगर हम ये कहें कि आप गाड़ी चलाओ, है ना, ए नाम का कोई व्यक्ति है, यह 100 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से टर्न लिया, है ना। एक बी है, इसने कहा कि ठीक है हम 80 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से हम जा रहे हैं, और सी है यह 50 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से जा रहा है। बताइए मुड़ने की टेंडेंसी किसकी ज्यादा है और किसकी कम है? अब आप बताओ। ज्यादा स्पीड से आप खुद साइकिल चलाते हो, आप जा रहे हो सीधी सड़क पे एकदम जा रहे हो, सीधे जा रहे हो, अचानक टर्निंग आया, आपका मार्ग बदल गया, आपको अगर मोड़ना है, स्पीड अगर काफी ज्यादा है तो मोड़ने की टेंडेंसी बहुत कम है, लेकिन अगर स्पीड कम होगा तो आप आसानी से मोड़ सकते हो। तो अब ये देखो, मान लेते हैं कि यहां से प्रकाश हवा से पहले पानी में गया, है ना, यानी कि प्रकाश को हमने हवा से किस में भेजा? पानी में। ठीक है, और एक दूसरा व्यक्ति हवा से, है ना, प्रकाश को हवा से भेजा किस में? कांच में। अब बताइए कि प्रकाश ज्यादा किस में विचलित हो जाएगी? अब आप समझ रहे हो, दोनों प्रकाश की किरणें कहां से आ रही है? हवा से आ रही है, तो हवा में तो 3 लाख किलोमीटर पर सेकेंड, लेकिन प्रकाश की चाल किस में कम है? पानी में या कांच में? तो प्रकाश की चाल कांच में कितनी है? 2 लाख किलोमीटर पर सेकेंड है, लेकिन पानी में कितना? 2,25,000। इसका मतलब यह है कि प्रकाश पानी में जितनी मुड़ेगी उससे कहीं ज्यादा कांच में। ठीक है, क्योंकि कांच में प्रकाश की चाल क्या है? कम है, अर्थात प्रकाश सबसे ज्यादा विचलित किस में हो जाएगी? कांच में, लेकिन पानी में कम होगी। किसकी अपेक्षा? कांच की अपेक्षा। ठीक है, तो आपको ये समझ में आ गया होगा कि प्रकाश की चाल अलग अलग माध्यमों में अलग अलग होती है, जो उसके अपवर्तन का कारण होता है। तो अब आपको यहां से कुछ क्वेश्चन समझना चाहिए कि प्रकाश के अपवर्तन के लिए कम से कम कितने माध्यम चाहिए? 2 माध्यम चाहिए। ठीक है, उसके बाद प्रकाश के अपवर्तन का मुख्य कारण क्या है? तो आप इसका 1 लाइन आंसर दे सकते हो कि अलग अलग माध्यम में प्रकाश की चाल अलग अलग होती है, जो उसके अपवर्तन का मुख्य कारण होता है। निर्वात में प्रकाश की चाल कितनी है? तो 3 लाख किलोमीटर पर सेकेंड है। पानी में 2,25,000 किलोमीटर पर सेकेंड है। कांच में 2 लाख किलोमीटर पर सेकेंड है। अब यहां से एक इंपॉर्टेंट कंसेप्ट हमें समझना है कि प्रकाश के लिए सघन माध्यम और प्रकाश के लिए विरल माध्यम कौन होगा। देखिए, तो प्रकाश के लिए अगर आपको सघन माध्यम समझना है और विरल माध्यम समझना है, तो आपको 2 मीडियम लेना पड़ेगा, और 2 मीडियम का कंपैरिजन करके, 2 मीडियम की तुलना करके आप बता सकते हैं कि कौन प्रकाश का सघन माध्यम है और कौन प्रकाश का विरल माध्यम है। जैसे अगर हम ये कहें कि हमारे पास, जैसे यहां पर 3 माध्यम हमने लिया है ना, इसका पेयर बनाते हैं, हवा और पानी, हवा और कांच। ठीक है, और एक ले लेते हैं पानी और कांच। ठीक है, तो हमने यहां पर भी 2 मीडियम लिया है, हवा पानी, हवा कांच, पानी और कांच। अब देखिए, हवा में और पानी में प्रकाश की चाल, ठीक है, आपको कितना दिया गया है? हवा में 3 लाख किलोमीटर पर सेकेंड, और पानी में कितना है? 2,25,000 किलोमीटर पर सेकेंड। देखिए, 2 माध्यमों में
दो माध्यमों में जिस माध्यम में प्रकाश की चाल अधिक होती है उसे प्रकाश का विरल माध्यम कहा जाता है ना। और दो माध्यमों में जिस माध्यम में प्रकाश की चाल कम होती है वह प्रकाश का सघन माध्यम कहलाता है, डेंसर मीडियम कहलाता है। ठीक है, यानी कि प्रकाश की चाल अधिक होगी तो वह विरल माध्यम है, प्रकाश की चाल कम है तो वह सघन माध्यम है। ठीक है, तो आपको यहां से यह समझना है कि दो माध्यमों में, है ना, दो माध्यमों में जिस माध्यम में प्रकाश की चाल कम होती है वह प्रकाशतः सघन माध्यम कहलाता है। देखिए, दो माध्यमों में जिस माध्यम में प्रकाश की चाल कम होती है, जिस माध्यम में प्रकाश की चाल कम होती है वह प्रकाशतः सघन माध्यम कहलाता है ना। और जिस माध्यम में प्रकाश की चाल अधिक होती है, दो माध्यमों में, फिर यही डिफिनेशन रहेगा, ठीक है, कि दो माध्यमों में जिस माध्यम में प्रकाश की चाल अधिक होती है वह प्रकाशतः विरल माध्यम कहलाती है। ठीक है, तो अब ये देखिए, दो डिफिनेशन को आप नोट कीजिए और इसको समझ लीजिए। दो माध्यम लेना है, दोनों माध्यम में प्रकाश की चाल हमें देखना है। जिस माध्यम में प्रकाश की चाल कम होगी वह सघन माध्यम होगा और जिस माध्यम में प्रकाश की चाल अधिक होगी वह विरल माध्यम होगा। अब आइए यहाँ पर हवा और पानी, प्रकाश की चाल किसमें अधिक है, तो हम कहेंगे कि हवा में अधिक है और पानी में कम है। तो इसका मतलब कि हवा यहाँ कौन सा माध्यम हो गया, विरल, और पानी कौन सा माध्यम हो गया, तो सघन माध्यम हो गया। समझ गए। हवा और कांच में बताइए, तो हवा में प्रकाश की चाल अधिक है तो ये कौन सा माध्यम, विरल, और ये कौन सा माध्यम, तो सघन माध्यम। कौन सा माध्यम, सघन माध्यम। अब ये बताइए पानी और कांच। हाँ, अब यहाँ पर देखिए, पानी में प्रकाश की चाल अधिक है और कांच में प्रकाश की चाल कम है, तो यानी कि ये हो जाएगा कौन सा माध्यम, विरल माध्यम, और ये कौन सा माध्यम, सघन माध्यम। देखिए, पानी यहाँ पर कौन सा माध्यम बना, विरल, लेकिन यही पानी यहाँ पर कौन सा माध्यम बना, सघन माध्यम। कब, जब यहाँ पर हवा और पानी की तुलना हो रही थी, लेकिन यहाँ किसकी तुलना हो रही है, पानी और कांच की। ठीक है, तो अब आप समझ रहे हैं कि एक ही माध्यम कभी विरल भी हो सकता है, कभी सघन भी हो सकता है, लेकिन हमारा, है ना, ये होना चाहिए कि हम उसकी तुलना किससे कर रहे हैं। ठीक है, अगर हम उसकी तुलना विरल से करेंगे तो खुद वो सघन बन जाएगा, लेकिन अगर हम उसकी तुलना किसी सघन से करेंगे तो वह विरल बन जाएगा। तो आपको ये समझ में आ गया होगा कि जिस माध्यम में प्रकाश की चाल कम होती है वह प्रकाश का सघन माध्यम कहलाता है, और जिस माध्यम में प्रकाश की चाल अधिक होती है वह प्रकाश का विरल माध्यम कहलाता है। ठीक है, तो यहाँ तक समझने में कोई दिक्कत नहीं। चलिए, तो उम्मीद करते हैं कि आप सबको प्रकाश के परावर्तन का ये बेसिक कंसेप्ट समझ में आया होगा। ठीक है, तो नेक्स्ट क्लास में हम लोग आगे का टॉपिक डिस्कस करेंगे, और आपसे हम ये डिस्कस भी करना चाहते हैं कि आप वीडियो देखिए, लास्ट तक देखिए, इसको समझिए, हर एक पॉइंट को आप अच्छे से समझिए, और समझने के बाद आपके पास जो भी बुक है उस बुक को आप स्टडी कीजिए, लाइन बाय लाइन आप स्टडी कीजिए, और आपको हर एक पॉइंट समझ में आएगा। ओके, अगर कोई भी पॉइंट अगर समझ में नहीं आता है तो वो आप कमेंट बॉक्स में लिख दीजिए, फिर नेक्स्ट वीडियो में हम उसका सॉल्यूशन दे देंगे। ओके।